Our next topic is conductance of electrolytic solution. हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो 10⁴ से लेके और 10⁻6 तक होती है, उनको हमने क्या कहा था, कंडक्टर्स कहा था। और जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो, 10⁻10 से लेके और 10⁻20 तक हो, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स और जो ना करते हैं वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स। अब हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होती हो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को मेटालिक कंडक्टर्स भी बोला जाता है क्योंकि हमारे पास मेटल्स होते हैं जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो मेटल्स ही होते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, अब देखो ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारे पास जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। देखो भाई, हमने वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमारे पास क्या था, कंडक्शन बैंड था और वैलेंस बैंड था। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए थे। ठीक है, और कंडक्टर्स के बीच में ये गैप कम होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी को उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत हाई स्पीड में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। हाई स्पीड में जंप करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जब कोलाइड करेंगे तो यहां से वाइब्रेशन होगा और इस वाइब्रेशन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज। तो जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है या फिर मेटालिक कंडक्टर है, वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच का वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और उनकी कंडक्टिविटी या उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। कहते हैं कि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कराएं तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका अनकंप्लीट डिसोसिएशन हो उसको हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलाइट की, कंडक्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब कंडक्टेंस है वो ज्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्शन टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, वहां पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेकेंड डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन।
साइज ऑफ आयन जितना छोटा आयन होगा उतने ही नंबर ऑफ आयन्स वो ज्यादा होंगे। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो हमारे पास कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोलवेंट और विस्कोसिटी के ऊपर। सबसे पहले नेचर ऑफ सोलवेंट में एक रूल आता है हमारे पास, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, अगर पोलर है तो पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर है तो किसमें डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में डिसोसिएट होता है, प्लस में पोलर अगर सोलवेंट होगा तो उसमें भी क्या होंगे, आयंस होंगे। मान लो हमारे पास HCl है या फिर NaCl है, इसको हम वाटर में डिजोल्व कराएं तो यहां से ये Na पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, ये Cl नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव में और ये OH नेगेटिव में। अब एक तो हमारे पास खाली इलेक्ट्रोलाइट हो तो सिर्फ 2 आयंस होंगे, लेकिन साथ में अगर वाटर प्रेजेंट है, ये एक पोलर सोलवेंट है, तो यहाँ पे आयंस कितने हो जाएंगे, 4, तो कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम पोलर में डिसोल्व करा रहे हैं तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड, विस्कोसिटी क्या होती है, ये इंटरनल फ्रिक्शन को मेजर करती है। एक तो हमारे पास हनी है और एक हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर फ्लो है वो इजीली कर लेता है, इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन जो हनी होता है उसके पार्टिकल है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड होते हैं, वो धीरे धीरे फ्लो करता है। अगर वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, जितना हमारे पास गाढ़ा लिक्विड होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, और वाटर की विस्कोसिटी है वो क्या है, कम है। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही हमारे पास आयंस के अंदर डिसोसिएशन कम होगा, इसका मतलब हमारे पास कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। ये इंटरनल फ्रिक्शन को क्या करती है, मेजर करती है। इंटरनल फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी और कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी डिसोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब हमारे पास से जो आयंस होंगे वो इजीली डिसोल्व हो जाएंगे। अगर वो इजीली डिसोल्व हो जाएंगे इसका मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, इसीलिए जब हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास वहां पे सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। जितना ज्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उतना ही हमारे पास वो डिसोल्व कम होंगे और कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, लेकिन जब हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों के लिए ही, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो वैसे ही कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत आयनाइज होगा तो वो इसके साथ आके डिसोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्योंकि उतना ही ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होगा और जितने ज्यादा हमारे पास आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम कंडक्टिविटी टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से हम V वोल्टेज पास करा रहे हैं, I हमारे पास करंट है, तो वहां पे R हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ।
यहां से हमें पता चला था कि आर है वो किसके बराबर होगा, V बाय आई के बराबर होगा, और जिसकी यूनिट क्या होंगी, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हमारे पास होगी ओम। ठीक है भाई। अब हमारे पास जो ये कंडक्टर था इसकी लेंथ L थी और एरिया A था। तो ओम्स ने ही हमें बताया था कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। दोनों इक्वेशंस को यहां से हम कंबाइन कर देंगे तो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाय ए के। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया रो, जिसका नाम क्या था, रेजिस्टिविटी। कहता है कि जब लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो और एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वहां पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहां से जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, आर ए बाय एल के बराबर हो जाएगी। तो इस रो की यूनिट निकालेंगे, ये ओम, यहाँ एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगी, ओम पर ओम मीटर। एरिया की यूनिट भी मीटर होंगी और लेंथ की यूनिट भी क्या होंगी, मीटर। तो ये यहां से हमारे पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होती है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जी से। जी होगा हमारे पास 1 बाय आर के बराबर। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट है वो कंडक्टेंस होती है, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगी। जिसको हम के से डिनोट करते हैं, जिसको बोलेंगे हम कापा। जैसे रेजिस्टिविटी को हम रो बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कापा। तो हमारे पास के होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बाय रो के बराबर होगा। ठीक है। यहां से हमें के की वैल्यू निकालनी है। जो ये हमारे पास के की वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब देखो आर की वैल्यू किसके बराबर आई थी, रो एल बाय ए के बराबर आई थी। आर की जगह पे पुट कर दो भाई 1 बाय जी, रो की जगह पे पुट कर दो 1 बाय के। ठीक है। ये एल बाय ए, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एल बाय ए। ठीक है। यहां से कंडक्टेंस की यूनिट, जी की यूनिट होगी पर ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होती है, और यहां से क्या आ जाएगी, पर मीटर। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, पर ओम पर मीटर। तो हमारे पास हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर हो, और जो एरिया हो वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और जो वॉल्यूम हो वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो वहां पे जो कंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर होगी। ठीक है भाई। हमारे पास कंडक्टिविटी 3 टाइप की होंगी। यहाँ पे हमने पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। सेकंड हमारे पास होगी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। मोलर किससे रिलेटेड होता है, मोलैरिटी से। मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। तो कहता है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और जिसका एरिया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिसोसिएट होता है दिए हुए वॉल्यूम के अंदर, तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमें ना तो मोल दे रखा था ना और कुछ दे रखा था, सिर्फ सिंपल हमें क्या बताया था कि 1 सेंटीमीटर एरिया, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो वहां पे जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लेकिन जब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिसोसिएट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, मोलर कंडक्टिविटी है।
ठीक है, किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो थी हमारे पास, ये सारी चीजें थी, साथ में हमारे पास क्या आ गई? 1 मोल, इसका मतलब मोलारिटी। और जब हम मोलारिटी लेके चलते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो जब हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसको मोलारिटी से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है भैया हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। तो कहता है जब किसी भी सोल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोसिएट होगा, वही वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लेंथ क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन कंडीशन के ऊपर किसी भी सोल्यूट का या किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसोसिएट होगा, तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट से, जो कि किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नॉर्मेलिटी के ऊपर, और मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये हमारे पास क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इन तीनों में आपस में क्या होगा भाई? रिलेशन।